आज कुछ आगे बढ़े हैं, आज कुछ आगे बढ़े हैं, फिर कुछ न्यू फेसेस दिखते हैं। चलो, तो बोरियत भी महसूस नहीं हो और कुछ नया भी पढ़ा जाए और पुराने वाले और नए वाले साथ में चल पाए, इसके लिए मैंने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच तो खूब सारे लिखवाए थे, है ना। अभी डिस्कशन कितनों के बारे में हुआ है? 3 के बारे में, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। तो वो तो मुझे आप बताओगे, जो नाउन एडजेक्टिव वर्ब मैंने बताया है, और उसके आगे की आपको मैं बताऊंगी, ठीक है। और उसके बाद में मैंने आपको बोला था कि नाउन के, एडजेक्टिव के और वर्ब के कुछ प्रीफिक्स और सफिक्स होते हैं, ये डिस्कशन हुआ था। और आपके सिलेबस में प्रीफिक्स सफिक्स एक टॉपिक भी लिख रखा है, तो वो आज हम डिस्कस करेंगे। उसके बाद में फाउंडेशन बुक की ऑलमोस्ट सारी चीजें कंप्लीट हो जाएगी और हम कल वोकैब पढ़ें। क्या आप क्या चाहते हो, वोकैब के साथ ही चले ग्रामर के, या साथ साथ ही ना? तो ऐसा करेंगे, वीक में 2 दिन डिसाइड कर लेंगे अपन कि इन 2 दिन तो अपन वोकैब ही पढ़ेंगे, उसके अलावा ग्रामर चलेगी। तो ग्रामर स्टार्ट कर देंगे अब, जो टॉपिक वाइज ग्रामर रहेगी अपनी, ठीक है। चलिए, या कल वाली क्लास में मैं थोड़ा आपको प्रोनाउन के बारे में बता दूंगी। प्रोनाउन नहीं पता ना आपको अभी? चलो, सबसे पहले तो आपकी बारी है ना। मैंने बोला था कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होते हैं? ग्रुप्स होते हैं। कौन से ग्रुप्स? ग्रामेटिकल ग्रुप्स, यानी ग्रामर के ग्रुप होते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। ग्रामर में कोई भी सेंटेंस है, वो सेंटेंस अलग अलग शब्द से बना हुआ होता है। जैसे आई लाइक योर सिंप्लिसिटी, एक वो ने सेंटेंस लिखा है नॉर्मल सा, क्या लिखा है? आई लाइक योर सिंप्लिसिटी। सिंप्लिसिटी का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है? नाउन। इसकी सिंप्लिसिटी, आई लाइक योर सिंप्लिसिटी, एक नॉर्मल सा सेंटेंस लिखा है, हो सकता है आपको इसका अर्थ नहीं आ रहा हो, मैं बट ये कह रही हूं कि इस सेंटेंस के अंदर बहुत सारे वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं। ये 4 वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, तो ये अलग अलग वर्ड एक ग्रुप से आता है, एक समूह से आता है। हिंदी के अंदर जैसे अलग अलग समूह होते हैं ना, कि एक संज्ञा होती है, एक विशेषण होता है, एक वर्ब का हिंदी क्या होता है? क्रिया होता है, एक क्रिया विशेषण होता है। वैसे ही ये इंग्लिश के ग्रुप हैं और इंग्लिश के ग्रुप को हम देख रहे हैं। अगर हमें ये ग्रुप समझ में आएंगे तो सेंटेंस बनाना हम आसान कर लेंगे और सेंटेंस हम आसानी से बना लेंगे। अच्छा, जो ग्रुप्स की मैंने बात की, उस ग्रुप्स में सबसे पहला ग्रुप हमने जो डिस्कस किया था वो कौन सा वाला था? नाउन। नाउन के बारे में आप थोड़ा सा मुझे बताओ, मैंने क्या बताया था? नाउन को कैसे पहचानते हैं? जो व्हाट का रिप्लाई दे और हु का रिप्लाई दे और whom का रिप्लाई दे। क्या आप नाउन हो? क्या आप कौन हो? कौन हो का रिप्लाई दे रहा है, हु मतलब कौन, तो जो कौन हो का रिप्लाई दे वो भी तो नाउन होता है। तो आप नाउन हो क्या? ये नाउन है क्या मेरे हाथ में जो है? ये क्या है? पेन है, रिप्लाई आ रहा है, तो क्या का रिप्लाई देने वाले भी क्या होते हैं? नाउन। ठीक है, मैंने आपको दिया, किसको? आपको, तो आप हो गए फिर से नाउन। एक सब्जेक्ट फॉर्म की, एक ऑब्जेक्ट फॉर्म की, इसलिए यहां पे हुम लिखा जाता है, हु का ही ऑब्जेक्ट फॉर्म होता है। अच्छा, सब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट नाउन के प्लेस, नाउन तो इसके प्लेस पे बैठता है, लेकिन सब्जेक्ट होता क्या है? सब्जेक्ट का मतलब होता है जो भी आदमी काम करेगा। सब्जेक्ट का मतलब होता है डूअर। डूअर मतलब काम करने वाला, या और अच्छे शब्दों में एक्टर, जो एक्शन करेगा, जो डूअर करेगा, कोई भी काम को करने वाला ही क्या होता है? सब्जेक्ट। तो हमेशा ध्यान रखना, सब्जेक्ट के प्लेस पे कौन बैठता है? या तो नाउन बैठती है या फिर कौन बैठता है? प्रोनाउन। अच्छा, प्रोनाउन क्यों बैठ सकता है? क्योंकि प्रोनाउन खुद ही नाउन के प्लेस पे बैठता है। प्रोनाउन खुद ही नाउन के प्लेस पे बैठता है। तो अभी तो सिर्फ अपन ने इतनी सी बात की है कि ये नाउन होती है। नाउन को पहचाने कैसे? क्योंकि पहचानना जरूरी है, हम सिर्फ डेफिनेशन से नाउन को नहीं जान सकते। तो नाउन को पहचानने के लिए व्हाट, हु और हुम के रिप्लाई देने वाले शब्द। फिर हमने सेकंड चीज देखी कि तुम्हारा पेन, तुम्हारी बुक, इसका पेन, इसकी बुक से आप मैच करके देखो। और मैंने 2 एक्सरसाइज आपको होमवर्क में भी दी थी, एंड आई होप कि आप करके आए हो। करके आए हो क्या? कितने लोग करके आए ईमानदारी से? हाँ, तो बस ये लोग आगे निकल जाएंगे और जो नहीं करके आए वो पीछे रह जाएंगे। और ऐसे ही ये धीरे धीरे गैप बढ़ता जाएगा। और वहां जब लिस्ट आएगी ना कि ये लोग सेलेक्ट हुए हैं, तो वो जो लोग नहीं करे थे वो बाहर निकल जाएंगे लिस्ट से। इसीलिए रेगुलर जो होमवर्क दिया जाए उसको किया करो आप लोग। चलिए, दूसरा पार्ट्स ऑफ स्पीच था मेरा एडजेक्टिव। एडजेक्टिव के बारे में मैंने आपको क्या बताया था? एडजेक्टिव को कैसे पहचाने, यानी क्या पहचान होनी चाहिए? जो हाउ का रिप्लाई देते हैं, किसके लिए? नाउन के लिए। नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई, जैसे मैंने अपने लिए ही पूछ लिया, मैं कैसी हूं, तो आप बोलोगे स्मार्ट हो, इंटेलिजेंट हो, कुछ भी, समझदार हो।
जो भी बोलोगे इंग्लिश के अंदर मेरे लिए अगर कैसा का रिप्लाई देगा तो वो क्या होगा, एडजेक्टिव होगा। मैंने इनके लिए पूछा ये कैसे हैं, आपने बोला कि स्मार्ट है, इंटेलिजेंट है, अमेजिंग है, कुछ भी। ये लाइट कैसी है, ब्राइट है। ये टीवी कैसा है, अमेजिंग है। ये फैन कैसा है, क्लीन है, साफ है। तो जो भी कैसा का रिप्लाई दे, हाउ का रिप्लाई दे, वो क्या हो जाता है, वो एडजेक्टिव हो जाता है। यही अपन ने बात की थी। चलिए इसके बाद में मैं आपको लेकर गई थी वर्ब की तरफ। किसकी तरफ, वर्ब की तरफ। और मैंने आपको कहा था कि वर्ब को पहले तो ये बताओ पहचानते कैसे हैं, यानी आइडेंटिफिकेशन क्या होना चाहिए। यस, जो भी वर्ड्स सफिक्स या प्रीफिक्स, सफिक्स मतलब प्रत्यय या उपसर्ग, मतलब जो लास्ट में जुड़ते हैं। तो किसी शब्द के पीछे अगर आप ईडी या आईएनजी लगाकर देखते हो और वो सही लगता है, सही मैच होता है, तो वो वर्ड क्या कहलाता है, वर्ब कहलाता है। मैं 2-3 लिखूं, आप आइडेंटिफाई करोगे क्या। ठीक है, आपकी बारी है, आपको बताना है या नहीं है। सेफ वर्ब है या नहीं है या नहीं है। सेफिंग सुना है क्या, सेफिंग, सेफिंग तो नहीं, सर्फिंग तो जरूर होता है एक तरह का गेम, सेफिंग नहीं होता, सेफ्ड भी नहीं होता। इसका पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है, एडजेक्टिव। तुम कैसे हो, सेफ हो, सुरक्षित हो, तो ये एडजेक्टिव हो गया। अगला देखो, क्लीन, क्लीन के आगे लगाओ, क्लीन, क्लीन करना, क्लीनिंग सुना है। और ये कैसा है, क्लीन है। मैंने आपको कल वाली क्लास में बताया था कि एक वर्ड दो दो भी हो जाते हैं। हार्दिक पांड्या बताया था ना, हार्दिक पांड्या क्या खेल भी लेता है, बॉलिंग भी करवा देता है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो नाउन भी होते हैं, एडजेक्टिव भी होते हैं, ठीक है। और कुछ वर्ड्स ऐसे होते हैं जो एडजेक्टिव भी होते हैं और वर्ब भी होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं जो तीनों ही हो जाते हैं। कल एक एग्जाम्पल दिया था, कौन सा, प्रेजेंट वाला एक एग्जाम्पल दिया था। तो हमें ऐसे नहीं है कि पकड़ के पूछ बैठ जाए कि क्लीन तो आपने एडजेक्टिव बताया था। ये पार्ट्स ऑफ स्पीच है, ये वेरी कर सकता है, चेंज हो सकता है, लेकिन हमें ध्यान रखना है, एकदम रटने की जरूरत नहीं है। धीरे धीरे आपको समझ में आ जाएगा कि हाउ का रिप्लाई दे रहा है तो एडजेक्टिव भी होगा, और ईडी आईएनजी लग रहा है तो वर्ब भी होगा। ये तो नेचुरली पता चलेगा। क्लीनिंग तो सबने सुना ही होगा, है ना, तो वर्ब है। और ये कैसा है, अभी बताया था, फैन कैसा है, क्लीन है, साफ है, तो ये एडजेक्टिव भी हो गया। अच्छा, राम कैसे, ये कौन है, ये राम है, कौन का जवाब दे रहा है। वर्क का बताओ, वर्क के बारे में बताओ, वर्क क्या है, वर्ब है। वर्किंग सुना है क्या, हाँ। अच्छा, ये आपने ये नहीं सुना क्या, माय वर्क, मेरा काम, तो ये तो नाउन भी तो बनता है। इसका काम, मेरा काम, तुम्हारा काम, तो ये तो नाउन भी बनता है। क्लियर है, चलो इधर आ जाओ, कुछ बचा ही नहीं है। हाँ, ब्लैक के बारे में बताओ, कैसा है, ब्लैक है। और जब एडजेक्टिव को वर्ब बनाते हैं तो वो क्या बन जाता है, ब्लैक एंड बन जाता है। क्लियर है। अब ये यहां से नाउन से भी आप वर्ब बना सकते हो, एडजेक्टिव से भी आप वर्ब बना सकते हो, कुछ ना कुछ सफिक्स या प्रीफिक्स जोड़ के, ठीक है। तो आज हम सफिक्स प्रीफिक्स पढ़ेंगे और उनसे किस तरीके से नाउन से या एडजेक्टिव से वर्ब बनाते हैं वो भी देखेंगे। क्लियर है इतनी सी बात। चलिए, लेकिन अभी मैंने आपको बोला था कि इंट्रोड्यूस मैं और भी चीजें करूंगी आपको। वर्ब के बारे में मैंने आपको कल ये भी बताया था कि वर्ब 2 तरीके की होती है। कौन कौन सी, एक हेल्पिंग वर्ब होती है, उसका नाम क्या है, हेल्पिंग, तो वो हेल्प ही करती है। एक होती है मेन वर्ब, ये मेन है तो मेन काम करती है। फर्दर हम इसको डिवाइड कर सकते थे, तो मेन वर्ब कितने तरह की, 2 तरह की। एक कौन सी, ट्रांजिटिव वर्ब, जिसको मैं टीवी बोल रही हूं, इसका पूरा नाम क्या है, ट्रांजिटिव वर्ब। इसका पूरा नाम क्या है, इंट्रांजिटिव वर्ब। टीवी हिंदी में पढ़ा होगा इसको, क्या, सकर्मक पढ़ा है क्या, क्रिया 2 तरह की, एक सकर्मक और एक अकर्मक। अब इनके नाम से ही चलेंगे हम, हिंदी से इसलिए रिलेट कर रहे हैं ताकि आप समझो। सकर्मक मतलब कर्म क्या है, साथ में है। अकर्मक मतलब कर्म साथ में नहीं है। तो हमेशा ध्यान रखना, जो ये ट्रांजिटिव वर्ब होती है ये अपने साथ हमेशा किसको रखती है, ऑब्जेक्ट को रखती है, क्योंकि इंग्लिश में कर्म क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है। समझ में आया, क्योंकि सकर्म है, कर्म को साथ रखेगी तो ऑब्जेक्ट अपने साथ में रखेगी। ये अकर्म है, बिना कर्म के है तो ऑब्जेक्ट नहीं रखेगी। लेकिन कई बार ये जिद करती है क्या, कि मुझे ऑब्जेक्ट दो, तो फिर कैसे ऑब्जेक्ट दिया जाता है, प्रेपोजिशन के साथ में। किसके साथ में,
प्रेपोजिशन के साथ में। और ये तो आपको टेंस में और फिर से बताएंगे तो वहां और समझ में आ जाएगा, लेकिन अभी ये समझ में आया ना वर्ब कौन से तरह की, दो तरह की। चलिए अब आगे बढ़ते हैं वर्ब से थोड़ा आगे। तो मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच और लिखवाया था, अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच था प्रोनाउन। आप लोग नोट्स वगैरह नहीं बना रहे क्या? हाँ, साथ के साथ बना रहे हो, कैसे बना रहे हो मेरे तो समझ ही नहीं आ रहा है। नहीं बनाने, बनाने तो मुझे बोला तो करो कि हम लिखना चाहते हैं, नहीं लिखना चाहते तो हमें, भाई आज तो मैंने पढ़ा दिया, हो सकता है समझ भी आ गया, याद भी रह गया, कल फिर कुछ तो लिखना पड़ेगा ना। या चाह रहे हो कि सब लिखा हुआ है उसी से काम चल जाएगा, तो वो भी कर सकते हैं। अरे लिखना पड़ेगा ना थोड़ा थोड़ा, तो बोला करो मुझे। मेरा तो क्या है कि सेट है, चलेगा तो वो एक बार ही चालू होते ही बटन नॉन स्टॉप। आपको बीच बीच में मुझे पॉज करना पड़ेगा कि हम लिखना चाहते हैं, ठीक है? क्योंकि अपने पास जो बुक चलती है उसमें सारी चीजें लिखी हुई रहती है, बट ये स्टूडेंट्स आपका अधिकतर बच्चे, यहाँ हर तरह के बच्चे आते हैं, एसएससी वाले भी आते हैं, आरएस वाले भी आते हैं, एलडीसी वाले भी आते हैं। आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है आप लिखो, क्योंकि आपके लिए इंग्लिश न्यू है। नहीं लिखोगे, और मैंने बोला भी था सुनना, देखना, बोलना, लिखना सारे सेंसेस काम में लोगे तभी जाके कुछ होगा, है ना? तो लिखा करो, कुछ कुछ तो लिखा करो, ठीक है? और मुझे रोक के लिखा करो कि हम लिखना चाह रहे हैं आप, ठीक है? नाउन एडजेक्टिव वर्ब के बारे में सबने लिख लिया क्या? लिख लिया? चलो, ये नहीं लिखा, कौन सा, ये वाला? हाँ लिखो। वैसे जो जो स्टूडेंट्स एनरोलमेंट करवा लेंगे उनको ये शायद ऑनलाइन एक्सेस भी दे रहे हैं इस क्लास का, तो वहां पे ना ये क्लासरूम पीडीएफ अपलोड होगी। तो मान लो कुछ छूट जाए ना आप लोगों का, तो घर जाके आराम से पीडीएफ से आप लोग लिख सकते हो। समझने पे ज्यादा ध्यान देना है, लिखना है लेकिन कम लिखना है, और किसी को अच्छे से नोट्स बनाने हैं तो आराम से घर जाके दोबारा लिखो, क्योंकि इंग्लिश को तो 2-3 बार आपको पढ़ना ही पड़ेगा। हाँ चलो एग्जाम्पल भी लिख देती हूँ, यही लिख देते हैं। क्या दिलवाई थी कल, जॉब दिलवाई थी ना आपको, आई वॉन्ट अ जॉब। ये किसका एग्जाम्पल है? टीवी का, ट्रांजिटिव वर्ब का। इन ट्रांजिटिव वर्ब का शी वेंट, वो चली गई, ये इन ट्रांजिटिव वर्ब है, इसके बाद में ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। लेकिन कई बार इन ट्रांजिटिव वर्ब पूछती है गई तो कहां गई, तो तब हमें आगे लिखना पड़ता है ऑब्जेक्ट। तब ऑब्जेक्ट किसके साथ में लिखोगे? प्रेपोजिशन के साथ में। शी वेंट टू जयपुर। अब यहां पे ये प्रेपोजिशन चेंज हो सकता है, टू आ सकता है, फॉर आ सकता है, अपॉन आ सकता है, डिपेंड करता है आगे ऑब्जेक्ट कौन सा है। तो प्रेपोजिशन तो आपके सिलेबस में है टॉपिक, वहीं डिटेल से पढ़ेंगे अपन। ऑनलाइन वाले स्टूडेंट से भी रिक्वेस्ट है नोट्स बना लिया करो, वैसे क्लासरूम पीडीएफ जो है अपलोड हो जाती है, वहां से बना सकते हो, यहां समझ सकते हो। लिख लिया? पहले नाउन के बारे में लिखा, फिर एडजेक्टिव के बारे में लिखा, अब वर्ब के बारे में, और वर्ब के भी अंदर बात चल रही है। और जो जिन्होंने लेट ज्वाइन किया है और एक्चुअली इंटरेस्टेड है पढ़ने में, वरना मतलब कॉपी नहीं खराब करनी है, जो एक्चुअली इंटरेस्टेड है अपने नोट्स ढंग से सिस्टमैटिक ढंग से पढ़ा बना लेना आप लोग, साथी जो आपके बैठे हो, जो आ रहे हो 2 दिन से, उनसे लेकर। क्योंकि मंडे से तो आपको नोट्स बनाने ही पड़ेंगे। अभी तो चलो पार्ट्स ऑफ स्पीच चल रहा है, लेकिन मंडे से ग्रामर के नोट्स बनाने पड़ेंगे, वरना रिवाइज नहीं कर पाओगे, टेस्ट नहीं दे पाओगे। चलूं आगे? चलो अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच लिखो, प्रोनाउन। नाउन एडजेक्टिव वर्ब 3 हो गए, इसके बाद चौथे नंबर पे है प्रोनाउन। प्रोनाउन के बारे में कल अपन डिटेल में पढ़ेंगे, अभी सिर्फ इतना देख रहे हैं कि प्रोनाउन होता क्या है, इसके नाम में ही क्या है, नाउन। तो ये वो शब्द हैं जो नाउन की जगह पे बैठते हैं। कौन से शब्द हैं जो नाउन की जगह पे बैठते हैं? तो नाउन की प्लेस पे जो बैठने वाले वर्ड्स होते हैं उन्हीं को क्या बोलते हैं? प्रोनाउन बोलते हैं। एक चीज आपको ये ध्यान में रखनी है कि अगर मान लो किसी सेंटेंस में प्रोनाउन लिख दिया है, तो क्या वहां नाउन की जरूरत है क्या? क्यों जरूरत नहीं है? क्योंकि ये नाउन की जगह ही तो बैठा है। जैसे अभी पिछला सेंटेंस अपन ने यहां लिखा, आई वॉन्ट अ जॉब। आई वॉन्ट अ जॉब में आई क्या है? प्रोनाउन है, क्योंकि यहां तो मेरा नाम लिखा हुआ था ना कि मेरे को जॉब चाहिए, शिवानी वॉन्ट्स अ जॉब।
ये था ना, शिवानी वांट्स अ जॉब की जगह मैंने दिया मेरे लिए आई प्रोनाउन, आई प्रोनाउन दिया, तो अब मुझे आई शिवानी लिखने की जरूरत है क्या? मैं शिवानी, ऐसे नहीं बोलना है ना। तो प्रोनाउन के साथ में हमें नाउन की जरूरत नहीं होती, तो प्रोनाउन लिखा हुआ है उसके साथ में नाउन की जरूरत नहीं होती। अगर कहीं आप देखते भी हो ना ऐसे लिखा हुआ रहता है, एप्लीकेशन वगैरह देखिए क्या, एप्लीकेशन वगैरह लिखते हैं तो ऐसे लिखते हैं ना, मैं, ये नाम है, इस कक्षा का पढ़ने वाला हूं, तो ये भी तो होना चाहिए कि मैं के बाद में आपने अपना नाम क्यों लिखा। तो जनरल सेंस में प्रोनाउन के बाद में नाउन की जरूरत नहीं होती। यहां दो ही केस में इसके बाद नाम रह सकता है, या तो आप अपनी डिटेल बताना चाहते हो, भाई आप एप्लीकेशन लिखते हो तो सामने वाले को कहोगे तो सही मेरी छुट्टी है, मैं कौन, उसको बताना पड़ेगा ना मैं इस क्लास का ये स्टूडेंट। या फिर एम्फेसाइज करने के लिए, कहां पे, जहां पे आपको भाव करना हो, जोर देना हो, हाँ मैं अपनी बात कर रहा हूं, मैं वो, तो अपना नाम बताना है। तो एम्फेसाइज करने के लिए या तो लगा सकते हो अपना नाम, या फिर किसके लिए लगा सकते हो, डिटेल्स देने के लिए। वरना जनरल सेंस में प्रोनाउन को अपने बाद में नाउन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आप कहीं लिखा हुआ देखते हैं इसलिए मैंने आपको ये केस बता दिया है। क्लियर है क्या? प्रोनाउन क्या होते हैं? नाउन की जगह बैठते हैं। अब अपन प्रोनाउन पढ़ेंगे, खूब तरह के प्रोनाउन पढ़ेंगे, थोड़ा सा मैं आपको उसके बारे में बताती हूँ, बाकी कल वाली क्लास में प्रोनाउन ही देखेंगे अपन। प्रोनाउन फिक्स्ड है, कुछ प्रोनाउन ऐसे हैं जो सब्जेक्ट की प्लेस पे ही बैठेंगे। सब्जेक्ट मतलब डूअर या एक्टर। जब भी मैं सब्जेक्ट बोलूं तो आपको क्या समझना है, डूअर या एक्टर मतलब काम करने वाला। और जो स्टूडेंट्स बिल्कुल नहीं समझ पाते इंग्लिश, उनको सब्जेक्ट से फिर कर्ता को रिलेट करना है। किसको? कर्ता से, जो काम कर रहा है, काम करने वाला। ठीक है, तो सब्जेक्ट के प्रोनाउन अलग होते हैं, ऑब्जेक्ट के मतलब कर्म के प्रोनाउन अलग होते हैं। ठीक है, इसके बाद में अपने जो है कुछ रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होते हैं जो रिफ्लेक्शन खुद ही पे करते हैं। एक दो एग्जांपल देती हूँ, जैसे मैं मेरे लिए बात करना चाहती हूँ, सब्जेक्ट के प्लेस पे आई, ऑब्जेक्ट के प्लेस पे मी, रिफ्लेक्सिव मतलब एक्शन मुझ पे ही करवाना है वापस, तो माई सेल्फ। अलग अलग है ना हर जगह के लिए। अब आप बोलोगे कि ये अलग अलग लिखे हैं तो क्या इनका यूज भी अलग अलग होगा? बिल्कुल यूज अलग होगा। जैसे यू लाइक मी या यू लाइक आई, मी क्यों? ऑब्जेक्ट की जगह, ऑब्जेक्ट वाला प्रोनाउन ऑब्जेक्ट की जगह। अब ये लिखोगे क्या मी लाइक यू या आई लाइक यू? आई लाइक यू। तो सब्जेक्ट के प्लेस वाला सब्जेक्ट पे बैठेगा, ऑब्जेक्ट के प्लेस वाला ऑब्जेक्ट पे बैठेगा। और कल वाली क्लास में बताऊंगी कि ये जो माई सेल्फ होता है ना, ये सब्जेक्ट के प्लेस पे नहीं बैठता, ये ऑब्जेक्ट के प्लेस पे ही बैठता है। सब्जेक्ट के प्लेस पे बैठ भी रहा है तो एम्फेसाइज करने के लिए। ठीक है, तो ये कुछ केसेस ऐसे हैं, वो प्रोनाउन को अलग से पढ़ेंगे। अभी आपको सिर्फ इतना लिखना है, हेडिंग डालो प्रोनाउन। अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन है ना पार्ट्स ऑफ स्पीच का, हर पार्ट्स ऑफ स्पीच पे एक सेपरेट क्लास की जरूरत होती है। प्रोनाउन नाउन की प्लेस पे बैठते हैं, क्या इनको नाउन की जरूरत होती है? नहीं, जनरल केस में तो हमें इनको नाउन देने की जरूरत नहीं है। चाहो तो एक एग्जाम्पल लिख लेना, वो ऊपर लिखे ही है मैंने तो एग्जाम्पल, और ऐसे ही लिख लेना जैसे लिख रखे हैं। आप ऐसे मत लिखना जैसे मैंने लिखा है, मेरे को तो जहां जगह मिल रही है मैं वहीं लिख रही हूं, आप वहां मत लिखना एग्जाम्पल नीचे। फिर भी जैसे बचपन में कभी करते थे ना कि मैं कक्षा फलाना का छात्र और ये नाम, छुट्टी लेना चाहता हूं। इंट्रोड्यूस तो सब्जेक्ट को तभी करते हैं ना जब पहला पैराग्राफ लिखते हैं। लेटर आएगा तब बताएंगे कि लेटर की बॉडी के अंदर सबसे पहले पैराग्राफ में इंट्रोड्यूस किया जाता है, खुद को भी और सब्जेक्ट को भी। लेटर है ना आपके सिलेबस में? ठीक है, आगे बढ़ू। चलिए, प्रोनाउन के बाद, प्रोनाउन के बाद अगला पार्ट्स ऑफ स्पीच आप लिख लो प्रेपोजिशन।
अभी सिर्फ इनके यूजेस देख रहे हैं ना। प्रेपोजिशन बहुत सारे हैं, कुछ मैं अभी लिख के बता दूंगी आपको। बाकी प्रेपोजिशन कौन सा कहाँ पे काम में आता है इसको आपको डिटेल से पढ़ना होगा, सिलेबस का पार्ट है ये, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। नाउन एडजेक्टिव सिलेबस का पार्ट नहीं है, प्रेपोजिशन सिलेबस का पार्ट है। अब प्रेपोजिशन होते क्या है, हिंदी में संबंध बनाने वाले शब्द होते हैं ना, जो संबंध दिखाते हैं। तो इंग्लिश के अंदर भी लिंक दिखाने के लिए, वर्ड्स का लिंक दिखाने के लिए जो वर्ड्स होते हैं उनको क्या बोलते हैं, प्रेपोजिशन। जैसे मेरे लिए तो फॉर मी, ठीक है, टेबल के ऊपर ऑन दी टेबल, क्लास के अंदर इन दी क्लास। तो एक रिलेशन दिखा रहे हैं ना वर्ड्स का, नाउन का, एडजेक्टिव का, वर्ब का, इनका रिलेशन दूसरे वर्ड्स के साथ दिखाने के लिए क्या होते हैं, प्रेपोजिशंस होते हैं। अब एग्जाम में जो आपका क्वेश्चन बनता है उसमें एक सेंटेंस लिख देंगे और 4 ऑप्शन दे देंगे, पूछ देंगे कि ये रिक्त स्थान है, इसमें कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए। तो वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड मतलब कि कौन से वर्ड के साथ में कौन सा प्रेपोजिशन आना चाहिए। जैसे मान लीजिए टाइम मैं लिख रही हूं, टाइम मैं लिख रही हूं 5 PM, तो इसके साथ में प्रेपोजिशन एट आता है। मैं संडे लिख रही हूं तो इसके साथ में प्रेपोजिशन ऑन आता है। मैं जुलाई लिख रही हूं तो इसके साथ में प्रेपोजिशन इन आता है, ठीक है। तो अलग अलग प्रेपोजिशन का अलग अलग काम रहता है। वो प्रेपोजिशन के काम अपन एक साथ पढ़ेंगे कि किस प्रेपोजिशन का क्या यूज रहता है। अब जैसे और भी आपने देखे होंगे, बिसाइड्स, बिसाइड लिख दिया, और सुने क्या बिफोर आफ्टर, ये तो कंजंक्शन की तरह भी काम करते हैं, लेकिन मैं प्रेपोजिशन वाला बता रही हूं। तो एक एक वर्ड डबल पार्ट्स ऑफ स्पीच में भी पढ़ सकते हैं अगर वो जरूरत रखता हो तो ये सारे क्या है, प्रेपोजिशन है। और ये प्रेपोजिशन करते क्या है, जोड़ने का काम करते हैं, नाउन को, एडजेक्टिव को, वर्ब को दूसरे वर्ड से जोड़ने का काम करते हैं। लिंक रिक्वायर्ड रहती है। तो अब मुझे ये बताओ, कौन सी वर्ब को ऑब्जेक्ट के लिए प्रेपोजिशन की जरूरत होती है, ट्रांजिटिव को या इंट्रांजिटिव को? ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? सारे लोग बोलो, ट्रांजिटिव या इंट्रांजिटिव? क्यों? ट्रांजिटिव वर्ब तो है सकर्मक, वो तो साथ में ही बैठती है कर्म के, लेकिन इंट्रांजिटिव वर्ब या तो कर्म यानी ऑब्जेक्ट लेगी नहीं, और लेगी तो कैसे लेगी, प्रेपोजिशन के साथ लेगी, ठीक है क्या। तो ये प्रेपोजिशंस हैं। तो आप कुछ एग्जाम्पल चाहो तो लिख लो। प्रेपोजिशन होते क्या है, लिंक करने के लिए, लिंकिंग वर्ड्स मान लो, लिंकिंग वर्ड्स होते हैं ना, लिंक करने का काम करते हैं। किस किस को लिंक करते हैं, नाउन, एडजेक्टिव, वर्ब। सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है, सब सिलेबस के अकॉर्डिंग ही चल रहा है। कुछ बेसिक क्लासेस हैं जो रिक्वायर्ड हैं आपको एडवांस पढ़ाने के लिए। फिर भी अगर आप चाहते हो कि टू द टॉपिक बात हो तो आई गेस 2 दिन में स्टार्ट कर देंगे अपन, ठीक है। ये जस्टिफाई करना सबसे डिफिकल्ट होता है कि ये टॉपिक सिलेबस में नहीं है फिर भी पढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि ये मैं जान रही हूं यहाँ पे 50% लोग ऐसे हैं जिनसे अगर मैं पूछूं तुम के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, हम के लिए कौन सा प्रोनाउन होगा, और ये कोई ऐसा नहीं है कि मैं ह्यूमिलिएट कर रही हूँ, आपको शर्मिंदा कर रही हूँ, काम में ही नहीं लिया कभी। इंग्लिश तो भाषा है, आती है तो आती है, नहीं आती तो नहीं आती, पर हमें वो सीखना पड़ेगा। लिख लिया आपने? चलो नेक्स्ट देखें। चलो प्रेपोजिशन की जैसे एक और होता है कंजंक्शन, या जिसको आपके सिलेबस में लिख रखा है कनेक्टिव्स। कंजंक्शन आपने सुना होगा, सेंटेंस के अंदर वाक्य होते हैं ना, तो वाक्यों को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन करता है। कौन करता है, कंजंक्शन। अब ये खूब तरह के कंजंक्शन होते हैं, सबऑर्डिनेटिंग, कोऑर्डिनेटिंग। तो ये क्या करते हैं, ये अलग अलग टाइप के कंजंक्शन है, हम अलग अलग टाइप के पढ़ेंगे। जैसे मैं आपको थोड़ा उदाहरण देती हूँ, अगर हम हार्डली लिखते हैं ना, तो ये साथ में जोड़े वाले, इनको हिंदी में क्या बोलेंगे, जोड़े वाले, कि हार्डली है तो उसके साथ में वैन आएगा, आगे एज लिख रखा है तो यहाँ पे एज आएगा, रादर अगर आ गया है तो उसके साथ में देन आएगा। तो ये जोड़े वाले प्रेपोजिशन है, इनको पढ़ने पड़ेंगे। फिर कुछ ऐसे प्रेपोजिशन होते हैं जो अपन कंपाउंड सेंटेंस में काम में लेते हैं। कौन से सेंटेंस में, कंपाउंड सेंटेंस में। सेंटेंस 3 तरीके के, एक सिंपल, एक कंपाउंड, ये अलग से पढ़ाऊंगी, लिखना मत, बस समझाने के लिए। कॉम्प्लेक्स। सेंटेंस कितने तरीके के, ये 3, स्ट्रक्चर के हिसाब से, बनाने के हिसाब से, ठीक है।
सिंपल साधारण, मैं खाती हूं, तुम जाते हो, गाते हो, नाचते हो, साधारण है, एक वर्ब दे रखी। कंपाउंड सेंटेंस, अब हिंदी में मेरे को एग्जैक्ट वर्ड नहीं, संयुक्त और एक कौन से होते हैं, मिश्रित। तो ये मिश्रित होते हैं ना, और ये संयुक्त होते हैं। संयुक्त क्या करते हैं, संयोजन करते हैं किसी दूसरे शब्द के साथ, और वो जो शब्द होते हैं वो फिक्स्ड है कंपाउंड सेंटेंस में कि इन्हीं से ही जुड़ेंगे तभी सेंटेंस कैसा होगा, कंपाउंड। और वो याद रखना होता है फैन बॉयज से। किससे, फैन बॉयज से। फैन बॉयज अगर आपको ट्रिक है ये, है ना, ये फैन बॉयज अभी नहीं है, कुछ भी कंजंक्शन नहीं है, ये ट्रिक है। जैसे एफ स्टैंड्स फॉर फोर, एंड, नॉर, बट, और, यट, सो, तो अलग अलग शब्द के लिए अलग अलग हमने यहां पे लिख रखा है एक वर्ड। तो ये किस में होता है, कंपाउंड सेंटेंस में। जैसे मैं जाती हूं, मैं स्कूल जाती हूं और राम घर पे रहता है, और से जुड़ा, और का इंग्लिश क्या होता है, एंड। तो ये कैसा सेंटेंस है, कंपाउंड सेंटेंस। तो फिर कॉम्प्लेक्स क्या होता है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वो होता है जिसमें एक सेंटेंस पे दूसरा सेंटेंस डिपेंडेंट होता है। जैसे मुझे पता है कि वह कहां जा रही है, मुझे पता है इस बात पे अगली बात डिपेंडेंट है। तो जब दूसरा वाला सेंटेंस पहले वाले सेंटेंस पे डिपेंडेंट होता है तो सेंटेंस होता है कॉम्प्लेक्स। और दो अलग अलग वाक्य हैं, मैं स्कूल जा रही हूं और मेरा भाई घर पे रह रहा है, आपस में कोई लेना देना नहीं है, तब सेंटेंस होता है कंपाउंड। ठीक है, फिर से बोल रही हूं, ध्यान से सुनना। सिंपल सेंटेंस बहुत सिंपल है, आपकी तरह मेरी तरह। कंपाउंड सेंटेंस थोड़ा सा अलग है। कंपाउंड क्यों, ये कंपाउंड कर रहा है, चीजों को जोड़ रहा है। दो एक जैसी चीजें, दो अलग चीजें, दो अलग चीजें, दो अलग वाक्य है, दोनों का आपस में कोई लेना देना नहीं है, दो अलग एक्शन बता रहे हो। ठीक है। कॉम्प्लेक्स सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस जिसमें एक सेंटेंस दूसरे सेंटेंस पे निर्भर होता है। जैसे यही वो लड़की है जिसने मेरा पेन चुराया था, तो पेन चुराया था वो वाली बात पहली वाली बात पे डिपेंडेंट है क्या, कि यही वो लड़की है जिसने मेरा पेन चुराया था। तो ये सेंटेंस कैसा है, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है। तो 3 सेंटेंस समझ में आए। अब इन तीनों को बनाने के लिए अलग अलग कंजंक्शन, बात तो हम कंजंक्शन की कर रहे थे, ये तो मैंने समझाने के लिए कि जैसे ये तो हो गए पेयर वाले, जोड़े वाले कंजंक्शन। ऐसे सारे एक साथ लिस्ट बता देंगे, कहाँ काम में आता है वो भी बता देंगे। क्वेश्चन कैसे बनता है आपके एग्जाम में कंजंक्शन से, पहला टाइप तो यही होता है, इसके साथ में यहाँ देन लगा देंगे, इसके साथ में कुछ और लगा देंगे, सो के साथ में दैट लगता है उसकी जगह देन लगा देंगे, चेंज कर देते हैं, जोड़े को ब्रेक कर देते हैं, पहला टाइप। दूसरा टाइप ये बनता है कि आपका आना कुछ और चाहिए था और लगा कुछ और दिया, बट की जगह एंड लगा दिया, कॉन्ट्राडिक्शन दिखा रहे, विरोधाभास दिखा रहे, तो विरोधाभास में तो बट आना चाहिए, ये तो जोड़ने का काम करता है, तो इसकी जगह ये लगा देंगे। दूसरे टाइप का क्वेश्चन ये रहता है। तो इस तरीके से हमें अलग अलग को पढ़ना पड़ेगा, जोड़े वाले पढ़ेंगे, फिर जो कंपाउंड सेंटेंस है फैन बॉयज वाले वो सारे कंजंक्शन पढ़ेंगे, फिर पढ़ेंगे हम वो कंजंक्शन जो सबऑर्डिनेटिंग होते हैं, मतलब दूसरे पे डिपेंडेंट होते हैं, यानी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले। अभी कॉम्प्लेक्स सेंटेंस वाले बहुत सारे, जैसे कुछ होते हैं कारण बताने वाले, कॉज वाले, जैसे बिकॉज सुना है, बिकॉज सुना है ना, कारण बताने वाला। फिर कुछ होते हैं रिजल्ट वाले, परिणाम बताते हैं, जैसे देन इसके बाद ये हुआ, हेंस अतः ये हुआ, कंसिक्वेंटली, कुछ इस तरीके के, है ना। कुछ होते हैं पर्पस बताने वाले, जैसे एक तो होगा लेस्ट, ताकि, सो दैट वाला सेंस देते हैं, ताकि ये हो, ताकि ये हो, पर्पस बताने वाले। कुछ होते हैं टाइम वाले, टाइम वाले जैसे व्हेन हो गया, व्हेन एवर। कुछ होते हैं प्लेस वाले, प्लेस बताने के लिए होते हैं। कुछ होते हैं कंपैरिजन वाले, लाइक, इस तरीके के। कुछ होते हैं कंट्राडिक्शन वाले, विरोधाभास वाले, दो, ऑल दो। कुछ होते हैं कंडीशनल, इफ वगैरह सुने हैं ना, जिसमें शर्त हो, प्रोवाइडेड दैट। तो अलग अलग कंडीशनल आएंगे, पूरा 3-3, 4-4 दिन तक कंडीशनल ही पढ़ना पड़ेगा। बस इतना सा पढ़ना है, मेरे को आपको वो तो बनाना नहीं है कि एक टीचर लाके सामने खड़ा करना है। आपके एग्जाम के लिए आपको क्या जानना है, कंडीशनल कितने हैं, हर एक कंडीशनल का एक एक दो दो एग्जाम्पल आपके पास होना चाहिए, और उसका इस्तेमाल कहाँ हो रहा है। ठीक है क्या। तो पहला क्वेश्चन तो इस तरीके का बनता है, आपको पेयर याद करवा देंगे। दूसरा तरीका किसका क्या यूज है और एक एग्जाम्पल, ताकि आपको उनके यूजेस भी याद हो जाएंगे। क्लियर है। सबसे पहले शुरू क्या किया था, पढ़ क्या रहे, कंजंक्शन होते क्या है, सेंटेंस को जोड़ने का काम करते हैं, और जो शब्दों को जोड़ रहे थे वो कौन थे, प्रेपोजिशन। ठीक है, सेंटेंस को जोड़ने का काम कौन करता है, कंजंक्शन। चलो लिख लो। अब ये इनमें से कुछ एग्जाम्पल लिखना चाहते हो क्या,
मैं लिख देती हूं वापस, एग्जाम्पल है ना कंजंक्शन के, इनका नाम ही कनेक्टिव्स है। तो प्रेपोजिशन और कंजंक्शन दोनों अपने सिलेबस का पार्ट है, बहुत डिटेल में पढ़ना पड़ेगा। लिख लिया? चलो कितने हो गए? 6 हो गए। 7 नंबर पे आप लिखो इंटरजेक्शन। अब ये इंटरजेक्शन आपने सुने हैं, लेकिन दूसरे टॉपिक में सुने और आपको आज तक पता भी नहीं था कि अच्छा इनको इंटरजेक्शंस बोलते हैं क्या। डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ा है क्या किसी भी एग्जाम के लिए? तो वहां कुछ शब्द आते थे भावनाएं दिखाने वाले शब्द, जैसे अलास, दुख, हुर्रे, मौज आ गई वाले, है ना, ओ दुख दिखा रहा है। तो ये वर्ड क्या है? इन वर्ड्स को बोलते हैं इंटरजेक्शंस। तो ये शब्द तो आप जानते हो, लेकिन इनको बोलते क्या है? इंटरजेक्शंस। तो ये हमारे कहाँ काम में आते हैं? ये जहां पे या तो ऑप्टेटिव सेंटेंस हो, हमें कोई विश डिजायर बतानी हो, या फिर डायरेक्ट इनडायरेक्ट के अंदर काम में आते हैं। बाकी इनकी नॉर्मली जरूरत नहीं होती है। एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस में काम में आते हैं। एक टॉपिक आपके सिलेबस में लिखा हुआ है ट्रांसफॉर्मेशन, लिखा हुआ है क्या? हाँ लिखा हुआ है, मुझे पता है। ट्रांसफॉर्मेशन में खूब भर भर के काम में आएंगे ये, ठीक है। वहां पे आपको चेंज करवाएंगे, एक्सक्लेमेटरी से इसमें बदल दो, इसको इसमें बदल दो, वहां खूब काम में आएंगे। तो हमेशा ध्यान रखना इनको क्या बोलते हैं? इंटरजेक्शंस। नहीं भी ध्यान में रहे तो ये शब्द तो आपके दिमाग में है ना कि ऐसे शब्द एग्जिस्ट करते हैं, तो जहां काम में आएंगे मैं फिर से बता दूंगी, लिख लो अभी। स्पीड तो ज्यादा नहीं लग रही ना किसी को? लग रही है? बता देना ना विजय भैया, आपको लग रही है? बोलो जल्दी। ठीक है, बता देना ना, जहां आपको लगे कि ये चीज मिस हो रही है वहां बोल देना। क्या है कि ये चीजें नेचर में होती है आदमी के, मैं बोलती भी हूँ इन जनरल तो बहुत स्पीड में चलता है। तो यूट्यूब पे मेरा 2x देखो तो बहुत ज्यादा आगे निकल जाएगा, देख ही नहीं सकते। अगला देखो, हाँ, एडवर्ब। एडजेक्टिव क्या होते हैं? जो नाउन के लिए हाउ का रिप्लाई देते हैं। किसके लिए? नाउन के लिए। ये एडवर्ब है, ये वर्ब के लिए हाउ का रिप्लाई देते हैं। किसके लिए? वर्ब के लिए हाउ का रिप्लाई देते हैं। लेकिन क्या सिर्फ वर्ब के लिए हाउ का ही रिप्लाई देते हैं क्या? नहीं, और भी रिप्लाई देते हैं। लेकिन ध्यान में ये रखना था कि अपन अगर एक नॉर्मलाइज कर दें कि एडजेक्टिव वो जो हाउ का रिप्लाई देता है, तो वर्ब के लिए हाउ का रिप्लाई देगा, वहां भी आप एडजेक्टिव बताओगे, इसलिए मैंने लिखवाया है। बाकी इसकी सही डेफिनेशन तो ये है कि एडजेक्टिव वर्ब और एडवर्ब, इन तीनों की विशेषता बताने का काम करता है। कौन? एडवर्ब। एडवर्ब क्या करता है? एडजेक्टिव की भी तारीफ कर देता है। यार एडजेक्टिव अगर नाउन की तारीफ कर रहा है कोई व्यक्ति, इसके लिए भी तो होना चाहिए। तो कौन है? एडवर्ब कह रहा है मैं संभाल लूंगा, मल्टीटास्किंग हूं। वर्ब तो इसके नाम में ही छुपा हुआ है, उसकी तो करनी ही पड़ेगी। फिर कह रहा है मैं अपनी खुद की भी कर लूंगा, ठीक है। तो ये तीनों की करता है, लेकिन हाउ का रिप्लाई किसके लिए? वर्ब के लिए। और नाउन के लिए जो हाउ का रिप्लाई देता है वो एडजेक्टिव। साइड में चाहे लिख लेना, ठीक है। अच्छा, एडवर्ब होते क्या है? एग्जाम्पल लिखूं, शी डांसेस वेल। वो डांस करती है, डांस करती है, डांस करती है। कैसा डांस करती है? अच्छा डांस करती है। तो वर्ब के लिए कैसा का जवाब दे रहा है ना, वर्ब के लिए कैसा डांस करती है।
समझ में डिफरेंस समझ में आया क्या? नाउन के लिए दे रहा है, नाउन प्रोनाउन के लिए थोड़ी दे रहा है, किसके लिए दे रहा है? वर्ब के लिए। वो डांस करती है, कैसा डांस करती है? अच्छा डांस करती है। लेकिन ये वेल भी ना होशियार है, इसके दोनों पार्ट्स ऑफ स्पीच है, एडवर्ब भी है और एडजेक्टिव भी है। ये सुना है क्या? ऑल इज वेल, यहां ये एडजेक्टिव बन रहा है। जब ये वेल होता है तो इसका मतलब होता है सब कुछ ठीक है, सब ठीक है। ऑल इज वेल का मतलब क्या होता है? सब ठीक है। और यहां पे जो वेल है इसका मतलब है अच्छा। तो एडवर्ब जब भी बनता है तो इसका मतलब होता है अच्छा, और एडजेक्टिव जब भी बनता है तो इसका मतलब होता है ठीक होना किसी चीज का। तो ये तो दोनों बन रहा है। अभी आगे और एडवर्ब लिखा रही हूं, ये एग्जाम्पल लिखो एक बारी, और एडवर्ब के एक दो बात करते हैं। एडवर्ब भी आपको पढ़ानी पड़ेगी, सिलेबस में नहीं लिखी हुई है, लेकिन क्या है, इनको कौन बताए पेपर बनाने वालों को। एडवर्ब भी इंटरचेंज करके क्वेश्चन पूछ लेते हैं एमसीक्यूज में, बट डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे। एडवर्ब तो सुपरफिशियल ढंग से पढ़ लेंगे। हाँ ठीक है, मैं थोड़ा सा स्लो करती हूँ, पिच स्लो करना है। लिख लिया? क्या बोला? हाँ हाँ, ये ऑल के लिए कि सब ठीक है, सब्जेक्ट के प्लेस पे। यहां पे प्रोनाउन की तरह काम कर रहा है, वैसे डिटरमिनर होता है ऑल। कुछ वर्ड्स दोनों होते हैं, ये डिटरमिनर भी है। ऑल मतलब सारे, यहां इसका मतलब है सब, सब सब ठीक है, सब कुशल मंगल है। चाहिए? जैसे बोलते हैं ना शी इज अ डॉक्टर, तो डॉक्टर किसके लिए? आगे शी के लिए, शी डॉक्टर है। चलो एडवर्ब और देखो, एडवर्ब के बारे में नेक्स्ट पेज पे ले लेते हैं। चलो एडवर्ब के बहुत सारे टाइप पढ़ेंगे, जैसे एडवर्ब ऑफ मैनर है, एडवर्ब ऑफ सेंटेंसेस है, एडवर्ब ऑफ प्लेस है, एडवर्ब ऑफ टाइम है। कुछ एग्जाम्पल मैं बताती भी हूं आपको ताकि आपको दिमाग में रहे। आपने टेंस तो सभी ने बचपन से पढ़ा होगा, पढ़ा है क्या? रटने वाला टेंस ही जनरली पढ़ा होगा। याद होगा कि टीचर रटवाता था कि ये वर्ड दिख जाए तो प्रेजेंट सिंपल लगा देना, ये वर्ड दिख जाए तो कंटिन्यूअस लगा देना। तो वो वर्ड्स क्या थे? वो एडवर्ब्स ही थे। जैसे आपको बताया होगा कि अब अगर आपको ये दिखे यूजुअली, तो कौन सा टेंस लगाना? प्रेजेंट सिंपल लगा देना। आपको अगो दिखे तो कौन सा टेंस लगाना? पास्ट का लगा देना। आपको रिसेंटली दिखे तो कौन सा टेंस लगा देना? परफेक्ट लगा देना। तो ये जो रटवाए गए थे ना, ये सारे क्या होते हैं? ये एडवर्ब्स ही होते हैं। तो हर टेंस के कुछ सर्टेन एडवर्ब्स होते हैं, लेकिन अब हम इनको रटेंगे नहीं। क्यों नहीं रटेंगे? क्योंकि कुछ कुछ एडवर्ब दोनों टेंस में भी चलते हैं, कुछ कुछ सेंटेंस दोनों टेंस के अंदर भी चलते हैं। जैसे आई एम गोइंग टू जयपुर tomorrow, I will go to Jaipur tomorrow। दोनों सेंटेंस सही माने जाते हैं, दोनों सेंटेंस सही माने जाते हैं। इसका मतलब है कि मैं कल जयपुर जा रही हूं। इन जनरल बोलते हैं ना कि भविष्य की कोई घटना है, उसकी निश्चितता है कि ऐसा करूंगी ही करूंगी, तो अभी मैं उसको बोल रही हूं मैं कल जयपुर जा रही हूं, मैं कल जयपुर जाने वाली हूं, आई एम अबाउट टू गो। प्रेजेंट में रख रहे हैं लेकिन आगे टुमारो लग रखा है। रटना नहीं है, सेंस करना है कि अगला कहना क्या चाह रहा है। क्लियर है? चलो, तो ये तो बात की बात है, जब टेंस पढ़ेंगे तब बता देंगे। अभी ये लिख लो एग्जाम्पल कुछ। मैंने टेंस वाले इसलिए बताए क्योंकि वो आपके दिमाग में कहीं ना कहीं बैठे होंगे। एट दिस टाइम, एट दैट टाइम। लिख लिया? अब ये 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच तो ऑफिशियली कहते हैं कि ये 8 है, लेकिन इसके अलावा 2 टाइप के ग्रुप और होते हैं, वो आप जानते हो और आपके सिलेबस में भी लिखा हुआ है। हटा दूं इसको मैं? 2 टाइप कौन कौन से? एक तो डिटरमिनर, सिलेबस में है ना, और एक आर्टिकल। आर्टिकल खुद डिटरमिनर का ही बच्चा है। आर्टिकल कौन है? डिटरमिनर का ही बच्चा है, डिटरमिनर ही मानो इसको। डिटरमिनर को जानना बहुत ज्यादा जरूरी है, सिलेबस के पर्सपेक्टिव से ही नहीं, बाकी जगह भी इसका बहुत बड़ा रोल होता है। तो पहले तो ये देखो कि डिटरमिनर है कौन।
इसका नाम है डिटरमिनर। ये डिटरमिन करता है, किसको डिटरमिन करता है? नाउन को। सारे लोग हाथ धो के किसके पीछे पड़े हुए हैं? नाउन के पीछे पड़े हुए हैं। ठीक है, तो डिटरमिनर नाउन को डिटरमिन करता है। आपने ये सुने होंगे, ईच, एवरी, ये सुने हैं क्या? अभी ऑल आया था, मैनी, मच, आइदर, नाइदर, ये सुने हैं ना? ये सब क्या होते हैं? डिटरमिनर। पर हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बोला था कि प्रोनाउन के बाद नाउन की जरूरत होती है क्या? प्रोनाउन के बाद नाउन की जरूरत होती है क्या? अरे क्यों चाहिए, वो प्रोनाउन नाउन की जगह ही बैठा है। लेकिन डिटरमिनर को नाउन की जरूरत होती है। डिटरमिनर कभी भी अकेला नहीं बैठता है, तो डिटरमिनर को हमेशा नाउन की जरूरत है। एवरी, एवरी क्या? एवरी पर्सन। ईच, ईच क्या? ईच गर्ल। ऑल, ऑल क्या? ऑल स्टूडेंट्स। मैनी, मैनी क्या? मैनी बुक्स। यानी मैनी का मतलब मान लो कई है, कई, तो कई क्या? क्या चीज कई है वो तो बताना पड़ेगा ना, और वो क्या है? नाउन है। इसका मतलब डिटरमिनर को हमेशा नाउन की जरूरत होती है, डिटरमिनर अकेला नहीं रहता है। अब कुछ पजेसिव डिटरमिनर से और एग्जाम्पल से आपको बताती हूँ, समझ में आ जाएगा। जैसे पजेसिव डिटरमिनर ये होता है, माए सुना है क्या? ये सुना है? ये सारे क्या है? ये पजेसिव डिटरमिनर है। पजेसिव मतलब जो पजेशन दिखा रहे हैं, अधिकार दिखा रहे हैं। अब आप ये बोल रहे हो मेरा, तो मेरा क्या बताना पड़ेगा ना आगे। मैंने बोला मेरा, तो बात तो पूरी करो। तो बात पूरी कब होगी? जब मैं बताऊंगी मेरा पेन। तो इसको किसकी जरूरत पड़ती है? नाउन की। तो डिटरमिनर कभी अकेला नहीं बैठता, उसको किसकी जरूरत होती है? नाउन की जरूरत होती है। अब क्वेश्चन कैसे कैसे बनते हैं डिटरमिनर से? एक टाइप तो यही होता है कि डिटरमिनर के बाद नाउन नहीं लगाते, तो हमें आइडेंटिफाई करना है एरर वाले क्वेश्चन में। दूसरा ये होता है कि इंटरचेंज कर देते हैं, इसकी जगह ये लगा देंगे, इसकी जगह ये लगा देंगे, और वो टोटली रूल बेस्ड होता है। उसको आपको याद करवाना है और उसके क्वेश्चन प्रैक्टिस करवाना है, धीरे धीरे आपको आने लगेगा। बस इतना सही है। तो इसमें समझने का बस यही था कि डिटरमिनर के बाद में क्या? नाउन। क्योंकि डिटरमिन किसको करता है? नाउन को डिटरमिन करता है। यही लिख लो, प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती है, लेकिन डिटरमिनर को नाउन की जरूरत होती है। क्योंकि कल वाला लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। कल वाला लेक्चर अगर समझ नहीं आएगा ना, तो आगे ट्रांसलेशन में दिक्कत आएगी। तो सैटरडे फिर से रिपीट करती हूँ, इस चीज को रिपीट करनी है ना। हाँ प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती। अब देखो ऐसे रटने लगोगे ना, सीता गांव में रहती है, सीता गांव में रहती है, सीता गांव में रहती है तो सीता शहर में कब चली जाएगी आपको नहीं पता चलेगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड, याद नहीं करना है। मैंने क्या बोला? प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती है। आप नाम तो देखो क्या है? प्रोनाउन। नाउन इसमें शामिल है। डिटरमिनर में नाउन लिखा हुआ है क्या अंदर? नहीं, तो उसको देनी पड़ेगी। बस ऐसे याद रखो, बट रटना नहीं है कि मैं जो एक एक शब्द बोलूं बस लिखने लग जाओ। फिर भी अगर दिक्कत आ रही है तो लिख लो, कैसे भी पास होना है। अब आर्टिकल क्या होते हैं? आर्टिकल भी नाउन के लिए ही आते हैं। किसके लिए आते हैं? नाउन के लिए आते हैं। जरूरी नहीं है कि हर जगह आर्टिकल दो, हर जगह आर्टिकल देने की जरूरत नहीं होती है, लेकिन आते किसके लिए? नाउन के लिए आते हैं। और ये तो आप जानते ही हो, या तो आर्टिकल चाहिए नहीं, या ये ले लो, या ये ले लो, या ये ले लो, जो भी है। आर्टिकल अलग से टॉपिक है, पूरा डिटेल में पढ़ने लायक। अभी ये लिख के पार्ट्स ऑफ स्पीच को खत्म करो ताकि आगे बढ़े अपन। बिल्कुल सही है। बेसिक इंट्रोडक्शन के बाद में बिल्कुल मॉडल ही स्टार्ट करेंगे। इसमें डिसाइड करने वाली चीज ये होती है कि मॉडल और टेंस जब तक नहीं पढ़ोगे ना, किसी टॉपिक में नहीं लेके जाऊंगी। क्योंकि मान लो आर्टिकल के अंदर सेंटेंस लिखा हुआ होगा, वो सेंटेंस ही समझ नहीं आएगा तो आर्टिकल रटने से क्या फायदा। तो मॉडल टेंस पढ़ेंगे, और मैं तो कंडीशनल भी पहले ही पढ़ाऊंगी। कंडीशनल जानते हो क्या? शर्त वाले। अगर तुम पढ़ोगे तो ही पास होगे, अगर मैं वहां होती तो उसको बचा लेती, जिसमें शर्त है। अब ये बोलोगे कि सिलेबस में नहीं लिख रखा कंडीशनल, ट्रांसलेशन वाला टॉपिक में पीवाईक्यू देखना, उसमें सब दे रखा है। ठीक है, तो सिलेबस उसी तरीके से बनाया है अपन ने जिस हिसाब से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ रहे हैं। लिख लिया? तो अभी मैंने आपको कितने पार्ट्स ऑफ स्पीच बताए? 10। इसका मतलब ये 10 ग्रुप है। इंग्लिश में हर एक शब्द इनमें से कुछ ना कुछ तो होगा ही होगा। ठीक है क्या? यहां तक की बात समझ में आ गई? अभी अपन ने सिर्फ पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ा था। नाउन एडजेक्टिव को हमने डिटेल में पढ़ा था, लेकिन मैंने बोला था कि इनके हम क्या पढ़ेंगे? प्रीफिक्स सफिक्स पढ़ेंगे, क्योंकि ये हमारे सिलेबस का पार्ट है। आप वो प्रीफिक्स सफिक्स वाला खोलो, वो तो चले गए। चलो आप निकालो, बुक निकालो अपनी एक बारी।
पहले तो आप निकालो पेज नंबर 21। विजय भैया प्रीफिक्स सफिक्स वाला खोल देना। कहां चले गए थे? फाउंडेशन बुक में से पहले तो मैं आपको फाउंडेशन बुक खोलो, पेज नंबर 21 देखो। एक मिनट रुक जाओ। पेज नंबर कौन सा खोला है आपने? 21। पेज नंबर 21 में बेसिकली आपको बता रखा है कि कैसे नाउन या एडजेक्टिव से हम वर्ब बनाएं। ठीक है, तो ये वर्ब बनाने के जो तरीके हैं वो हमें मिलेंगे प्रीफिक्स सफिक्स से। यानी प्रीफिक्स सफिक्स की हेल्प से आप बना सकते हो। कुछ नॉर्मली भी बनते हैं, कुछ नॉर्मली भी बनते हैं। जैसे ये कंप्लेंट लिख रखा है, ये कंप्लेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच है नाउन। ये क्या है? ये कंप्लेंट है, मतलब शिकायत। बोलते हैं ना कि कंप्लेंट दायर कर देंगे, तो कंप्लेंट दायर नहीं, कंप्लेंट। कंप्लेंट का मतलब होता है किसी की शिकायत, नाउन है। इसकी वर्ब बनती है कंप्लेन। क्या बनती है? कंप्लेन। ठीक है, कंप्लेनिंग सुना है, कंप्लेंट सुना है, तो चेक भी कर लो ना। अरे वर्ब की पहचान कैसे? ईडी आईएनजी लगा के। कंप्लेनिंग सुना है क्या? सुना ही होगा, बट हाँ ने भरने में जोर आ रही है। एनालिसिस सुना है क्या? इसकी एनालिसिस, तो ये क्या हुआ? नाउन हो गया। इसकी एनालिसिस, इसका वर्ब कैसे बनेगा? एनालाइज, एनालाइज्ड, एनालाइज्ड, ईडी ले रहे। इफेक्ट, इफेक्ट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताती हूँ। इफेक्ट जो होता है ये नाउन भी होता है, वर्ब भी होता है। इफेक्ट क्या है? नाउन भी होता है और वर्ब भी होता है। इसको चलो नोट पैड पे बताते हैं क्योंकि ढंग से लिखना पड़ेगा। ये सुने होंगे आपने और कंफ्यूजेबल वर्ड में देखे भी होंगे। ये आते हैं ना, इफेक्ट अफेक्ट दोनों लिखे हुए रहते हैं, इनमें से एक को चुनना होता है, तो वो पार्ट्स ऑफ स्पीच के हिसाब से चुनते हैं। इफेक्ट जब नाउन होती है तो इसका मतलब होता है प्रभाव। इसका क्या मतलब होता है? प्रभाव। इफेक्ट जब वर्ब होती है तो इसका मतलब होता है लागू करना। इसका क्या मतलब होता है? लागू करना। और ये इफेक्ट जब प्रभाव करना वर्ब बनना चाहती है तो ये अफेक्ट से बनती है। इसका मतलब होता है प्रभावित करना। अभी भी रुक जाओ, एग्जाम्पल लिखूंगी। लिखने का टाइम दे दूंगी, लिखना नहीं है, सिर्फ बोर्ड पे ध्यान देना है, सुनना है मेरी बात को। मैंने बोला इफेक्ट जब नाउन होता है तो इसका मतलब होता है प्रभाव, किसी चीज का प्रभाव। इफेक्ट जब वर्ब बनता है तो इसका मतलब होता है किसी चीज को लागू करना, नियम वगैरह हो गया, कानून वगैरह हो गया, उनको लागू करना। इफेक्ट को जब प्रभाव करना होता है ना, यानी वर्ब बनना होता है, तो ये किससे बनता है? अफेक्ट से। ये ए है, अफेक्ट। ठीक है, तो अफेक्ट वर्ब बन के रूप में क्या प्रभाव देती है? प्रभावित करने वाला। अब मैंने 3 सेंटेंस लिखे हैं, आप कहो तो मैं इन सेंटेंस को ट्रांसलेट कर दूं, बस आपको क्या करना है? रिक्त स्थान भरने। कर दूं ट्रांसलेट? भाई मैं ये मान रहा हूं आपको ट्रांसलेशन नहीं आ रहा, तो आप बहाना बना दो कि नहीं भर पाएंगे, तो मैं ट्रांसलेट कर दूं, फिर कोशिश करना। इट्स, इसका, इट्स का मतलब इसका, डिटर्मिनर है। क्या है? डिटर्मिनर। इसका था क्या? बुरा। इसका था क्या? बुरा था। क्या आएगा? 1 2 3। समझ में आ गया? दूसरा वाला देखो, दिस लॉ, यह कानून, विल फ्यूचर दिखा रहा है, होगा। क्या होगा? अगले साल से क्या होगा? ये कानून लागू होगा या प्रभावित करेगा? लागू होगा। नंबर 2। तीसरा वाला देखो, ड्रॉट, ड्रॉट का मतलब होता है सूखा। ठीक है ना, अकाल, सूखा। सूखा विल
करेगा, क्या करेगा? पूरे गांव को, तो हर एक जगह के लिए कुछ ना कुछ शब्द बना हुआ है, ये पूरा आपको लिखना है। तीनों उस बुक में मत घुसाने की कोशिश करना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, तो हमेशा याद रखना है, इस हिसाब से लिखना है कॉपी के अंदर। बाकी चीजें बुक में लिख लो, लेकिन ये कॉपी में लिखना है, क्योंकि कंफ्यूजेबल वर्ड में पूछा जाता है। हाँ, इसके पीछे वाले पेज पे कुछ था क्या जो मेरे को लिखवाना था? ये लिख लिया क्या? इसमें तो कुछ है ही नहीं, ये लिखो पहले। अरे अभी ऐसा कोई स्टूडेंट तो नहीं है ना जो ये चाह रहा है कि बेसिक से पढ़ाओ? बेसिक के भी नीचे पाताल से मैं कोशिश कर रही हूँ चीजों को रिलेट करने की, फिर भी अगर नहीं समझ में आ रहा है तो पूछ लिया करो क्लास के पहले या बाद में। ठीक है, अब वापस आ जाओ, अगला देखो। कंप्लेन, एनालाइज, अफेक्ट और इफेक्ट दोनों सही है। जब इफेक्ट होता है तो इसका मतलब क्या होता है? लागू करना, और जब अफेक्ट होता है तो प्रभावित करना, और ऐसे इफेक्ट नाउन होती है जिसका मतलब प्रभाव। ये हाफ, किसी चीज का आधा, इसकी वर्ब बनती है हाव, वीई से, हाव, हाव्ड, हाव्ड चलती है। ठीक है, किसी चीज को आधा करना। रुक जाओ 5 मिनट। ठीक है, सक्सेस, सक्सेस के बारे में भी मैं उधर चल के बताती हूं आपको, थोड़ा सा अच्छा शब्द है इसीलिए। सक्सेस क्या होती है? नाउन, इसका मतलब सफलता। इसकी वर्ब बनती है सक्सीड से, किससे? सक्सीड से। और एक वर्ड और सुना होगा, सक्सेसफुल, आदमी कैसा है? सफल है, सक्सेसफुल है, वहां पढ़ा था शुरू में। तो ये तीनों तरीके से बनता है। अब एक सेंटेंस ना 3 तरीके से बनता है, जैसे तीनों तरीके से काम में ले सकती हूं। बन सकता है। अलग अलग पार्ट्स ऑफ स्पीच इसीलिए इंपॉर्टेंट होते हैं। जो हम 2 दिन से पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों पढ़ रहे हैं? ताकि पार्ट्स ऑफ स्पीच की पोजीशन हमें समझ में आए, और अगर हमें सेंटेंस में अर्थ नहीं भी आ रहा और पार्ट्स ऑफ स्पीच समझ में आ रही है तो हम वहां उसको एडजस्ट कर देंगे। अब विल के बाद में अगर मुझे लगाना है तो मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगेगी, तो क्या ये और ये लगा सकती थी? क्या नहीं लगा सकती थी? यहां मुझे बिकम के बाद में ऑब्जेक्ट की जगह पे लगाना है, तो ऑब्जेक्ट की जगह तो नाउन ही आएगी। क्या ये और ये आ सकता था? क्या नहीं आ सकता था। यहां पे ये मेन वर्ब के बाद में नाउन चाहिए था, तो नाउन ही आएगा। यहां ये एडजेक्टिव है, यहां ये एडजेक्टिव है, यहां ये नाउन है। क्लियर है ये चीज? तो ये आपको ध्यान में रखना होगा कि पार्ट्स ऑफ स्पीच कितना इंपॉर्टेंट रहता है। हाँ, मैं सक्सेस रखूंगा, मतलब मेरे पास होगी, होगी पोजीशन का। विल के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। हैव जो होता है मेन वर्ब भी होता है और हैव हेल्पिंग वर्ब भी होता है। ये अपन टेंस में देखेंगे, पहले भी देख सकते हैं। जैसे हैव हेल्पिंग वर्ब होता है तो वर्ब की थर्ड फॉर्म मेन वर्ब लेता है, और हैव जब मेन वर्ब होता है तो किसी चीज को रखना, पोजीशन। जैसे आई हैव 2 डॉटर्स, मतलब मेरे 2 लड़कियां हैं, मैं 2 लड़कियां रखती हूँ। ठीक है, इस तरीके से तो ये अपन पढ़ेंगे। अब मेरी बात सुनो ध्यान से। आज मैंने सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच और जो कुछ भी बच रहा था वो डिस्कस किया है आप लोगों के साथ में। कल आते ही मैं सबसे पहले तो जो प्रीफिक्स सफिक्स वाला है ना, अब कुछ नहीं, आप रिवाइज करके आओगे सारी चीजें। मैं लास्ट में रिवीजन लूंगी, लास्ट के 10 मिनट में। कल आते ही सबसे पहले क्या होगा?
प्रीफिक्स सफिक्स करेंगे और सेकंड नंबर पे अपना होगा प्रोनाउन। तो मैं अगर भूल जाऊं तो मुझे याद दिला देना कल का अपना टॉपिक क्या क्या है, प्रीफिक्स सफिक्स और प्रोनाउन। और फिर मंडे से अपन सिस्टमैटिक ढंग से जो जो चीजें हैं ना सिलेबस के अकॉर्डिंग वैसे शुरू करेंगे, और जहां जहां मुझे रिक्वायरमेंट होगी बेसिक्स की वहां वहां उसको डालते रहेंगे। क्लियर है क्या? तो रेडी हो सभी लोग कल आने के लिए? ये और ये प्रीफिक्स सफिक्स सिलेबस का पार्ट है, बहुत बड़ा पार्ट है, लेकिन हम नाउन एडजेक्टिव वर्ब के प्रीफिक्स सफिक्स अभी पढ़ेंगे और बाकी बाद में पढ़ेंगे, और प्रोनाउन कल पूरा पढ़ लेंगे, ताकि मंडे से जब हम मॉडल करेंगे, सर मॉडल करवा रहे हैं ना आपको, तो सर जो पढ़ा रहे हैं वर्ब का यूज वो वहां सीख के आओ, फिर कैसे ट्रांसलेशन करना है, कैसे एरर आएगी वो अपन करेंगे। फिर से मैं बता दूं, मुझसे बार बार फिर मैसेज करके पूछोगे कि मॉडल हमारे सिलेबस में नहीं है। मुझे भी पता है सिलेबस क्या है, लेकिन मुझे ये भी पता है कि अगर मॉडल नहीं बताऊंगी 17 जगह मॉडल लिखा हुआ आएगा, फिर आप मुझसे पूछोगे। सो बेटर है कि उसको इंट्रोड्यूस कर दें, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, 2-3 दिन में कंप्लीट कर देंगे। क्लियर है क्या? चलिए, थैंक यू सो मच। अभी सर आ रहे हैं, फिर कल मिलते हैं। बुक को थोड़ा घर जाके रिवाइज किया करो आप लोग, ये बुक मिली है ना।